नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। दोस्तों, सरल आवृत गति करते हुए किसी कण की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जाएं दोनों शून्य तथा अपने अधिकतम परिणाम के बीच विचरण करती रहती है। दोस्तों, किसी कण की गतिज ऊर्जा का मान कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मतलब K बराबर है 1/2 mv2 के। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वेग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जानते हैं वेग बराबर है a ओमेगा या ओमेगा t जमा फाई के। तो इसके अनुसार गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1/2 m गुणा ओमेगा वर्ग 2 गुणा a वर्ग 2 साइन वर्ग 2 ओमेगा t जमा फाई। मतलब गतिज ऊर्जा बराबर है 1/2 के a वर्ग 2 या वर्ग 2 ओमेगा t जमा फाई। दोस्तों, चूंकि गतिज ऊर्जा k में v के चिन्ह का कोई अर्थ नहीं है, अतः k का आवृत्तकाल t/2 है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की संकल्पता केवल संरक्षी बलों के लिए ही होती है, तो इसके अनुसार कमानी बल F बराबर ऋणात्मक kx एक संरक्षी बल है, जिससे स्थितिज ऊर्जा संयुक्त होती है। मतलब U बराबर है 1/2 के x वर्ग 2 के। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि x बराबर होता है a cos ओमेगा t जमा फाई के, तो इसके अनुसार स्थितिज ऊर्जा बराबर है 1/2 के a वर्ग 2 cos वर्ग 2 ओमेगा t जमा फाई। मतलब इसके अनुसार सरल आवृत गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा भी आवृत्ति होती है, जिसका आवृत्तकाल t/2 होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा की। जब हम स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का समीकरण इसमें डालेंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा जो आएगी वो होगी कुछ इस प्रकार से। जब हम इसे पूर्ण व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से समीकरण आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की सामान्य तदात्मक का प्रयोग करके हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। तो इसके अनुसार कुल ऊर्जा बराबर है E बराबर 1/2 के a वर्ग 2। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा समय के फलन के रूप में तथा सरल आवृत गति करते हुए कण का विस्थापन दर्शाया गया है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों आवृत्तकाल t/2 के पश्चात पुनरावृत्ति करते हैं। t तथा x के सभी मानों के लिए कुल ऊर्जा नियत रहती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरल आवृत गति निष्पादित करने के कुछ इकाई कौन कौन से हैं। दोस्तों, निष्पेक्षता शुद्ध सरल आवृत गति के कोई भौतिक उदाहरण नहीं है। अपने व्यवहारिक जीवन में हम ऐसे निकाय देखते हैं जो किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में लगभग सरल आवृत्ति गति करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कमानी में दोलन। दोस्तों, जैसा कि हम इसके बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक गुटका है जो कि कमानी से संलग्न है। मान लीजिए इस गुटके का भार m है। दोस्तों, कमानी का दूसरा सिरा एक दृढ़ दीवार से जुड़ा हुआ है और गुटका किसी समतल घर्षण रहित पृष्ठ पर रखा हुआ है।
दोस्तों, यदि इस गुटके को खींचा जाएगा तो ये गुटका किसी माध्यम स्थिति पर इधर उधर गति करने लगेगा। दोस्तों, मान लीजिए कि x यहाँ पर बराबर है 0 के, जो कि गुटके के केंद्र की स्थिति है। मान लीजिए कि कमानी विश्राम अवस्था में है। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक a तथा धनात्मक a माध्यम स्थिति से बाईं तथा दाईं ओर के अधिकतम विस्थापनों को इंगित करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कमानियों में कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें सर्वप्रथम एक अंग्रेजी भौतिकी वेत्ता रॉबर्ट हुक ने खोजा था। दोस्तों, उन्होंने दर्शाया था कि जब ऐसे किसी निकाय को विरूपित किया जाता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है, जिसका परिणाम विरूपण तथा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि F बराबर होता है ऋणात्मक K x के। दोस्तों, यहाँ पर K आनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे कमानी स्थिरांक भी कहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने सरल आवर्त गति में बल के नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि ओमेगा बराबर है घनमूल K भाग m के, तथा दोलक का आवर्तकाल T कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जो कि T बराबर है 2 पाई घनमूल m भाग K के। दोस्तों, दृढ़ कमानियों के K मतलब कमानी स्थिरांक में मान ज्यादा होता है। मतलब दृढ़ कमानी से जुड़े लघु सहंती के एक गुटके की दोलन आवृत्ति ओमेगा बराबर घनमूल K भाग m से ज्यादा होगी, जैसा कि भौतिक रूप से अपेक्षित है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा निकाय पढ़ते हैं। दूसरा है सरल लोकक। दोस्तों, इस सरल लोकक के बारे में भी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों, गैलीलियो ने किसी चर्च में एक दोलामान झाड़ फानुस का एक आवर्तकाल अपनी नाड़ी की स्पंद गति द्वारा मापा था। उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि झाड़ फूनस की गति आवृत्ति होती है और यह निकाय लोकक का ही एक प्रकार होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक लोकक है जिसकी लंबाई L है तथा इसमें M एक गुटका जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आप क्या करिए, इस गुटके को कुछ इस प्रकार से लटकाइए कि वह स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। पत्थर के टुकड़े को कम दूरी तक विस्थापन करके आप छोड़ दीजिए, तो पत्थर या गुटका क्या करेगा, वह इधर उधर गति करने लगेगा। दोस्तों, पत्थर या गुटके की इस गति को हम आवृत्ति गति कहते हैं, जिसका आवर्तकाल लगभग 2 सेकंड होता है। दोस्तों, यह चित्र आपको दोलक पर कार्यरत बल प्रदर्शित करता है, जो एक प्रकार का बल निर्देशक आरेख है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि डोरी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। जब गोलक माध्यम स्थिति में होता है तो थीटा बराबर होता है 0 के। दोस्तों, गोलक या गुटके या पत्थर पर केवल 2 बल कार्यरत करते हैं, डोरी की लंबाई के अनुदिश तनाव T तथा गुरुत्व के कारण ऊर्ध्वाधर बल mg। हम बल mg का वियोजक डोरी के अनुदिश घटक mg कोजा थीटा तथा उसके लंबवत mg साइन थीटा के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि गोलक की गति L त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश है तो त्रिज्या त्वरण आएगा ओमेगा वर्ग 2 L। दोस्तों, त्रिज्या त्वरण त्रिज्या बल T घटा mg cos थीटा के कारण होता है, जबकि स्पर्शरेखीय त्वरण mg sin थीटा के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आधार के सापेक्ष बल आघूर्ण बल की स्पर्शरेखीय घटक द्वारा की पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जो कि है आघूर्ण बल बराबर ऋणात्मक L mg sin थीटा। दोस्तों, यह एक प्रत्यायन बल आघूर्ण है जो विस्थापन के परिणाम को कम करने का प्रयास करता है।
दोस्तों, घूर्णी गति के न्यूटन के नियम के अनुसार आघूर्ण बल बराबर है I अल्फा, जहां पर I धुराग्र बिंदु के परित लोकक का घूर्णी जड़ात्व है। अल्फा उसी बिंदु के परित कोणीय त्वरण है। तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों से हमारे पास आएगा I अल्फा बराबर ऋणात्मक mgl sin थीटा, अथवा कोणीय त्वरण हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। दोस्तों, यदि हम माने कि विस्थापन थीटा छोटा है तो अल्फा बराबर आएगा ऋणात्मक mgl थीटा भाग I के, जहां पर थीटा रेडियंस में है। अवमंदित सरल आवृत्त गति क्या होती है? दोस्तों, वायु में दोलन करने वाली किसी सरल लोकक की गति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक बच्चा है जो कि झूला झूल रहा है। अब दोस्तों, क्या होगा अगर ये बच्चा अचानक से अपने पैरों को पंप करना बंद कर दे? तो क्या वह झूला तुरंत से चलना बंद हो जाएगा? नहीं दोस्तों, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी बजाय झूले के दोलनों का आयाम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और समय के साथ झूला अंततः बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है? झूला अभी भी दोलन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दोलन है वह कम है, जिसका अर्थ यह है कि कुछ बल है जो उन्हें समय के साथ छोटा छोटा होने को मजबूर कर रहे हैं। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि कुछ प्रतिरोधक बल है जो झूले की गति को विरोध कर रहा है। इस प्रकार की गति को हम अवमंदित दोलक गति कहते हैं। अवमंदित दोलनों में निकाय की ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होता रहता है, तथापि आभासी रूप से दोलन आवृत्ति रहते हैं। दोस्तों, व्यापक रूप से क्षयकारी बल घर्षण बल ही होता है। इस प्रकार के बाह्य बलों को किसी दोलक की गति पर प्रभाव समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक गुटका है जो कि कमानी से संलग्न है और इसका एक हिस्सा है जो कि दीवार से लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर के कमानी स्थिरांक की किसी प्रत्यास्थता कमानी से जुड़ा कोई गुटका ऊर्ध्वाधर दोलन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यदि गुटके को नीचे की ओर थोड़ा सा खींचा जाए तो इसके अनुसार जो हमारे पास समीकरण आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब ओमेगा बराबर है घनमूल K भाग M के, जो कि कोणीय आवृत्ति से दोलन करता है। दोस्तों, स्टोक्स के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि यदि अवमंदन बल को Fd से निरूपित किया जाए तो ये बराबर होगा B V के, जहां पर धनात्मक स्थिरांक B माध्यम के गुणों तथा गुटकी की आमाप तथा आकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब कमानी में कोई द्रव्यमान M से जोड़कर छोड़ते हैं तो कमानी की लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान एक ऊंचाई पर आकार स्थिर हो जाता है। जब द्रव्यमान को थोड़ा नीचे या ऊपर खींचते हैं तो इस पर एक प्रत्यस्थता मतलब प्रत्यायन बल लगता है, जो कि है Fs बराबर kx के। दोस्तों, इस प्रकार किसी क्षण द्रव्यमान पर कार्य करने वाला कुल बल होता है F बराबर ऋणात्मक kx ऋणात्मक bv। और जैसा कि हम न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जानते हैं कि F बराबर होता है m a के, जहां पर m भार है तथा a त्वरण है। तो इसके अनुसार हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आता है। मतलब ma बराबर है ऋणात्मक k x घटा b v के। दोस्तों, यदि vt at
के लिए xt के प्रथम तथा द्वितीय अवकलज क्रमशः प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का समीकरण। इस समीकरण से हमें ये पता लगता है कि अवमंदन बल वेग के अनुपाती होता है। मतलब इसके अनुसार हमारे पास जो समीकरण आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जहां a अवमंदित दोलन का आयाम तथा ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, कोणीय आवृत्ति हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी। दोस्तों, इस फलन में कौजा फलन का आवर्तकाल 2 पाई भाग ओमेगा डैश है। दोस्तों, जैसा कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इसमें दोलन के घटते हुए आयाम के साथ एक अवमंदित दोलन संयुक्त रूप से आवृत्ति करता है। ज्यादा अवमंदन होने पर दोलन द्रुत रूप से क्षीण हो जाता है। दोस्तों, समीकरण 8 से अगर हम ये माने कि एक कौजा फलन की भांति जिसका आयाम समय के साथ धीरे धीरे घटता है, तो किसी अवमंदित दोलक की यांत्रिक ऊर्जा आएगी 1/2 के a वर्ग 2। यदि दोलक में अवमंदन है तो आयाम अचर नहीं होता है, परंतु वह समय पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि अवमंदन लघु है तो हम आयाम को कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं। मतलब ऊर्जा बराबर है 1/2 के a वर्ग 2 e वर्ग ऋणात्मक bt भाग 2m। इस समीकरण से हमें यह पता चलता है कि कुल ऊर्जा समय के साथ घटती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद क्या होते हैं। दोस्तों, यदि दोलन को रोकने के लिए कुछ बाहरी बल को जारी रखा जाए तो ऐसी दोलनों को प्रणोदित दोलन या फिर परिचालित दोलन कहते हैं। दोस्तों, प्रणोदित दोलनों में प्रणाली प्राकृतिक आवृत्ति के साथ नहीं बल्कि बाहरी आवृत्ति के साथ दोलन करती है। उदाहरण के तौर पर जब बगीचे के झूले में एक बच्चा समय समय पर जमीन के खिलाफ अपने पैरों को फर्श पर लगाता है या किसी और को समय समय पर बच्चे को धक्का देता है, तो वहां पर एक आवृत्ति बाह्य बल लगता है। दोस्तों, मान लीजिए किसी अवमंदित दोलक पर समय के साथ विचरण करने वाली F0 आयाम का कोई आवृत्ति बाह्य बल Ft आरोपित किया गया है, तो इस बल के अनुसार हमारे पास जो समीकरण आता है वो है Ft बराबर F0 cos ओमेगा dt। दोस्तों, यदि इस समीकरण को किसी कण का रैखिक प्रत्यायन बल, अवमंदित बल तथा कलांतरित प्रणोदित बल के संयोजी प्रभाव के अंतर्गत लिखा जाए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आता है। दोस्तों, त्वरण को अगर कुछ इस प्रकार से लिखा जाए तो हमारे पास पुनर्व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार का समीकरण आएगा। दोस्तों, प्रारंभ में दोलन अपने प्राकृतिक आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है। जब हम इस पर एक बाह्य बल आवृत्ति बल लगाते हैं तो प्राकृतिक आवृत्ति बल दोलन क्षीण हो जाता है और वस्तु आरोपित बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। प्राकृतिक दोलन के शांत हो जाने के उपरांत हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलता है, जिसमें xt विस्थापन है, आयाम a कोणीय आवृत्तियों ओमेगा d तथा प्रणोदित आवृत्ति ओमेगा का फलन है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये समीकरण हमें ये दर्शाता है कि आयाम परिचालक बल आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, कोणीय आवृत्तियों का प्रणोदित आवृत्तियों से अत्यधिक भिन्न होने के कारण और समीप होने की अवस्थाओं में हमें दोलन का भिन्न भिन्न व्यवहार देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार कौन से होते हैं। पहला है अल्प अवमंदन, जब परिचालक आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति से अधिक भिन्न होती है।
दोस्तों, इस स्थिति में ओमेगा ए बी m ओमेगा वर्ग 2 घटा ओमेगा डी वर्ग 2 से अति कम होता है। तो इसके अनुसार हमारे पास जो समीकरण आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जब अवमंदन कम होता है तो ऊंचा और संकीर्ण अनुनाद शिखर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अवमंदन बढ़ने पर अनुनाद आयाम घटता जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब परिचालक आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के निकट होती है तब क्या होता है। दोस्तों, यदि ओमेगा डी के अति निकट होता है तो m ओमेगा वर्ग 2 घटा ओमेगा डी वर्ग 2 b के उचित मानों के लिए ओमेगा ए बी से बहुत कम हो जाता है। इस अवस्था में हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी निश्चित परिचालक आवृत्ति के लिए अधिकतम संभव आयाम परिचालक आवृत्ति तथा अवमंदन पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब एक बाहरी कंपन प्रणाली एक प्रणाली को एक विशिष्ट आवृत्ति पर अधिक आयाम के साथ दोलन करने का कारण बनाती है तो इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं और उस विशिष्ट आवृत्ति को प्रतिध्वनि आवृत्ति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक गिटार जो कि एक प्रणाली है और किसी अन्य गिटार जो कि दूसरी प्रणाली है का उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं कि गूंजयमान आवृत्ति पर स्ट्रिंग के कंपन का आयाम सबसे बड़ा है। गूंजयमान आवृत्तियों पर उत्पादित ये बड़े आयाम दोनों कंपन ऊर्जा के कारण होते हैं जो कि सिस्टम में संग्रहित होते हैं। दोस्तों, अनुनाद के भिन्न भिन्न इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल पुलों में, ध्वनिक यंत्रों में, कक्षीय एक दूसरे को प्रभावित करने वाले शरीरों में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, कण, परमाणु, अणु और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कणों में, प्रकाशीय अनुनाद जो कि प्रकाश तरंगे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न नंबर 1, दोलन गति तथा आवर्त गति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दोलन गति किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर करने को दोलन गति कहते हैं, जबकि आवर्त गति एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या प्रत्येक आवृत्ति गति को दोलनी गति कहा जा सकता है? उत्तर, प्रत्येक दोलन गति को आवृत्ति गति कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक आवृत्ति गति को दोलन गति नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर खींचे जाने और फिर छोड़े जाने पर कमानी से जुड़ा भार दोलन गति को क्रियान्वित करता है। दूसरी ओर सभी आवधिक गतियों में दोलन नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की क्रांति एक आवर्त गति है, लेकिन एक दोलनशील गति नहीं है। प्रश्न नंबर 3, दोलन गति तथा कंपनिक गति में क्या अंतर है? किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर करने को दोलन गति या कंपनिक गति कहते हैं। दोलन गति का आयाम अधिक होता है, जबकि कंपन गति का आयाम बहुत ही ज्यादा कम होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, आवर्तकाल वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे t द्वारा दर्शाया जाता है और इसका SI मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्यक्तक्रम में हमें प्रति इसके समय में दोलनों की संख्या प्राप्त होती है।
जिसे आवृत्ति कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।